स्टूडेंट्स, हमने कुछ कंपैरिजन के दौरान जब हम कर रहे थे बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, कुछ हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्रिस्टलीन सॉलिड्स कैसी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप पोजेस कर रहे होते हैं डेफिनेट। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल की फॉर्म में जो है ना सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ ज्योमेट्री की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा डेफिनेटली ये मतलब है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह की शेप्स में ये क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिन शेप्स को स्टूडेंट्स हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। आपके पास स्टूडेंट्स क्यूबिक भी हो सकती है, इनकी सिमेट्री टेट्रागोनल भी हो सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और ये सारी टाइप्स हैं, जिनको हम आगे यूनिट सेल की फॉर्म में या क्रिस्टल सिस्टम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल में जैसे हमने डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, चाहे स्टूडेंट्स ये पोजेस कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूटेड हो आयनिक सॉलिड से, इक्विवेलेंट सॉलिड से, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की इसके अंदर डेफिनेट अरेंजमेंट होती है और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर वो जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है। देन स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। आपके पास आ जाती है सेकेंड प्रॉपर्टी, वो है शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास एक क्रिस्टलीन सॉलिड का उसकी प्योरिटी के बारे में बता रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा शार्प आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना आपको पता चलेगा कि आपके पास आपका जो गिवन कंपाउंड है, गिवन क्रिस्टलीन सॉलिड है, वो आपके पास किस कदर प्योर है। यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको बता रहा है कि आपका जो क्रिस्टल है वो प्योर है, क्रिस्टलीन सॉलिड प्योर है। एट मेल्टिंग पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जीज बिकम सो लार्ज that the molecules leave their fixed position simultaneously and become a liquid। यानी कि स्टूडेंट्स जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज के अंदर कि ये एक्सपैंड भी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कैसे कर रहे होते हैं कि जब आपने इनको हीट प्रोवाइड की, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं अपने मीन पोजीशंस पे। जब स्टूडेंट्स वो वाइब्रेट करते हैं, वेलोसिटी गेन करते हैं, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो होती हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंसेस पे आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता है इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग या इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन दैट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स, यानी कि एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक क्रिस्टल का क्लीवेज प्लेन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप एक बड़े क्रिस्टल को या एक डेफिनेट क्रिस्टल को आप स्मॉलर पीसेस में कट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टलीन सॉलिड्स की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि आप उनको जिन डायरेक्शंस में कट कर सकते हैं वो आपके पास जो आती हैं, यानी कि जब आप पीसेस में उनको देखते हैं तो उनकी आइडेंटिकल शेप होती है और आइडेंटिकल साइज होता है। अब स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन जिसके अलोंग आप क्रिस्टलीन सॉलिड को ऐसे ब्रेक कर सकें, ऐसे क्लीव कर सकें कि वो आइडेंटिकल साइज और शेप के लिटिल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं क्लीवेज प्लेन। उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लीवेज प्लेन। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्लीवेज को डिफाइन करते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर वंस with identical size and shape is called as cleavage. The plane which contains the direction of cleavage is called as cleavage plane। यानी कि आपके पास जो डायरेक्शन आ रही होती है क्लीवेज की, जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको कट कर सकते हैं, जिसके अलोंग आप उसको कट कर सकते हैं, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं क्लीवेज प्लेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लीवेज प्लेन्स के अंदर एग्जाम्पल में आ जाता है माइका, निकल सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम नाइट्रेट आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम एसीटेट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्लीवेज प्लेन्स हैं। आपके पास ये जो एग्जांपल स्टूडेंट्स गिवन है, इसमें आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप कट कर सकते हैं इनकी सरफेस को, यानी कि आप जस्ट अलॉन्ग डेफिनेट डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू देयर स्ट्रक्चर है, उसमें आप इनको कट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप हर डायरेक्शन में हर क्रिस्टल को कट नहीं कर सकते, आप जस्ट अलॉन्ग स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन या स्पेसिफिक डायरेक्शंस में कट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप उनको क्लीव नहीं कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप माइका की केस में क्या कर सकते हैं कि आप कट कर सकते हैं, उसका जो क्लीवेज प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको इस डायरेक्शन में कट कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। स्टूडेंट्स आपके पास जो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको आप कहते हैं आइसोट्रॉपी। अब स्टूडेंट्स ये जो आइसोट्रॉपी होती है ये बिल्कुल एनआइसोट्रॉपी के अपोजिट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो आइसोट्रॉपी होती है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका सॉलिड कंडक्टर है तो इट विल बी अ कंडक्टर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इन ऑल प्लेन्स, यानी कि एज अ होल कंडक्टर होगा। अगर स्टूडेंट्स आपका जो क्रिस्टल है उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है या स्टूडेंट्स वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अलोंग
ऑल डायरेक्शंस होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, या स्टूडेंट्स अगर आपका जो क्रिस्टल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर लेता है तो वो एज अ होल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करे। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर आपके पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम डायरेक्शंस में सेम होती हैं, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं आइसोट्रोपी। अब स्टूडेंट्स इसका जो अपोजिट है आपके पास वो एनिसोट्रोपी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि एनिसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस टू एग्जिबिट वेरिएशंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ द सेम सब्सटेंस। यानी कि स्टूडेंट्स सेम सब्सटेंस के डिफरेंट एक्सिस के अंदर, यानी कि एक्स वाई जी डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है ग्रेफाइट की, जिसको आप अपने सामने देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो ग्रेफाइट है वो पैरेलल लेयर्स के अकॉर्डिंगली कंडक्टर है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जस्ट उसी डायरेक्शन में कंडक्टर है, दूसरी डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इंसुलेटर है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन या मॉलिक्यूलर एक्सिस के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रॉपर्टी एनिसोट्रोपी कहलाएगी। अ क्रिस्टल इज होमोजीनियस बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इन केस ऑफ एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस। आगे स्टूडेंट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस जो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जबकि ये प्रॉपर्टी आपके पास होती है एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, कंडक्टिविटीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल भी और थर्मल भी। देन स्टूडेंट्स आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी आ जाता है, और भी डिफरेंट आपके पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है, उससे हम इसको मजीद क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास कंडक्टिविटी है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ए टू बी की डायरेक्शन के अंदर कंडक्टिविटी में फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम कर लें कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ए टू बी डायरेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपके पास, या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास और है, जबकि स्टूडेंट्स आप जब डायरेक्शन सी और डी की तरफ देख रहे हैं तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि मैं अगर बात कर रही हूँ कंडक्टिविटी की, तो अलॉन्ग ए बी डायरेक्शन अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अलॉन्ग ए बी डायरेक्शन कंडक्टिविटी होगी, जबकि अलॉन्ग सी डी डायरेक्शन आपके पास, क्योंकि आपके पास अरेंजमेंट डिफरेंट है इसलिए आपके पास कंडक्टिविटी नहीं होगी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की भी एब्सेंस होगी, जिसकी वजह से आपके पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर, क्योंकि आपके पास अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, इसी स्टूडेंट्स आपके पास सेम प्रॉपर्टी के डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एनिसोट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिमेट्री। स्टूडेंट्स आपके पास जो सिमेट्री है वो बैलेंस को कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं किसी शेप को ऐसी डायरेक्शन से डिवाइड करूं कि वो दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ऐसी शेप को हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। यानी कि स्टूडेंट्स बैलेंस अचीव करना होता है। इफ अ शेप अलाउज अस टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स देन इट्स सिमेट्रिक। देन स्टूडेंट्स आपके पास वो रोटेशनल ऑपरेशन जो कि क्रिस्टल को अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में मोर देन वंस ले आता है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स हम सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स मैं इस तरह से मूव करूं एक क्रिस्टल को कि वो अपना सेम फेस मोर देन वन अपीयर करे या मोर देन वन दे, तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं रोटेशनल ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्वायर है जिसको आप देख सकते हैं, या ये क्यूब है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 2D फॉर्म में ड्रॉ करके बताया ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम इस फेस को पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि ये आपके पास कितनी दफ़ा रिपीट होता है, या आपके पास हम इसको कैसे रोटेट करते हैं, तो ये आपके पास किस पॉइंट पे आपके पास ये सेम अपीयरेंस दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे कि इसको 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये चीज़ यहाँ आ गई, आपके पास ये फेस इस तरफ आ गया। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगेन इसको 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये 1 फोल्ड रोटेशन हो गई। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये 2nd फोल्ड रोटेशन हो गई। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि दोबारा इसको रोटेट करेंगे, देखेंगे कि अब इसका फेस कहाँ जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये 1 2 3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अभी 3rd रोटेशन हम कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर फेस मोर देन वंस कब आता है। देन स्टूडेंट्स हम दोबारा इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास ये इस पॉइंट पे ओरिजिनल अपीयरेंस देता है। तो स्टूडेंट्स यानी कि हमने
4 दफ़ा हमने अपने क्रिस्टल को या अपने क्यूब को फोल्ड किया तो उसने सेम शेप मोर देन वंस दी। इट मीन्स के स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ कि मैंने इस पूरे क्रिस्टल के साथ अंडरगो किया एक ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन जिसमें स्टूडेंट्स हमने 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस किया, यानी कि स्टूडेंट्स हमने एग्जिबिट किया 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि 4 टाइम्स फोल्ड किया, देन उसने आपके पास सेम अपीयरेंस दी twice. Then students इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, the process through which the crystal is brought back to its original position is called as symmetry operation. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हम सिमेट्री ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन इज एन एक्शन दैट लीव्स द ऑब्जेक्ट लुकिंग सिमिलर या सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिमेट्री ऑपरेशन हम एक ऐसा एक्शन होता है कि जिसके थ्रू आपका जो आफ्टर द सिमेट्री ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड आपके पास जो आपका क्रिस्टल है वो अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में दोबारा आ जाए। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास कि अलोंग रोटेशनल ऑपरेशन हो गया, ये आपके पास कि आपने रोटेट किया और आपके पास सेम एक्सिस ऑफ दोबारा आ गए, यानी कि सेम फेस दोबारा अपीयर हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे भी आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक ही फेस को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स के अंदर, सच दैट के दोनों फेसेस आपके पास सिमिलर नजर आए। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसको पैरेलल टू द एक्सिस भी कर सकते हैं और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अलग अलग इसकी टाइप्स आ जाती हैं सिमेट्री ऑपरेशन की या सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की। अब स्टूडेंट्स आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की कि वो लाइन जो एक क्रिस्टल लेटिस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास हैबिट से मुराद ये है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल से ये मुराद है स्टूडेंट्स कि आपके पास वो शेप क्रिस्टल की जिसमें वो नॉर्मली ग्रो करता है उसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास द शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट इज यूजुअली ग्रोज या इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड एज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अब स्टूडेंट्स आपके पास हैबिट या शेप ऑफ अ डेफिनेट क्रिस्टल स्टूडेंट्स वो खराब होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास 10% यूरिया रह गया है इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो स्टूडेंट्स आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा कि आपके पास ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल्स बनेंगे सोडियम क्लोराइड के एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से आपके पास जो क्रिस्टल शेप होती है या हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल होती है उसको इतना इफेक्ट आ सकता है कि आपके पास जो सिस्टम है यानी कि जो शेप ऑफ द सिस्टम है वही चेंज हो सकता है, यानी कि फ्रॉम क्यूबिक टू ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कि क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, दूसरी स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड टर्म है क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ स्टूडेंट्स आपके पास तब होती है कि जब आपके पास हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है और आप उसको अलाउ टू कूल करते हैं ताकि आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएं। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जो आपकी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स होती है उसे आप कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स जो होती है फ्रॉम द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। इट टेक्स प्लेस व्हेन हीटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अलाउड टू कूल इन अ स्लो मैनर। अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत स्लो कूलिंग करते हैं क्रिस्टल्स की तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के क्रिस्टल्स आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स आते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स मीडियम कूलिंग करके आपके पास जो मीडियम साइज या नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं हम वो फॉर्म करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास बेशक अगर आप फास्ट कूलिंग कर रहे हैं तो स्मॉल क्रिस्टल्स बन रहे हैं या स्लो कूलिंग के थ्रू लार्ज क्रिस्टल्स बन रहे हैं, दोनों के केसेस में स्टूडेंट्स आपके पास जो इंटरफेशियल एंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब स्टूडेंट्स आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म, यानी कि आपके पास ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर सेम आपके पास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन वन क्रिस्टलीन फॉर्म इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलीन फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और अपेरेंटली स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कि आपके पास 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्योंकि एटॉमिक रेशियोज सिमिलर होती हैं इसलिए वो आपके पास सेम क्रिस्टलीन फॉर्म दे रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट है, आपके पास स्टूडेंट्स 1:3 यानी कि 1:1:3 की एटॉमिक रेशो मेंटेन हो रही है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट है, इसकी एटॉमिक रेशो भी स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से 1
1:4। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर दे रहे होंगे, क्योंकि अपेरेंटली स्टूडेंट्स इनकी एटॉमिक रेशियोज क्योंकि सिमिलर हैं, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो गया कि इनकी आपके पास जो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर आ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सिल्वर सल्फेट आ जाता है और सोडियम सल्फेट आ जाता है, जिसमें आपके पास एटॉमिक रेशियो होती है 2:1:4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि हम आइसोमॉर्फिज्म के अंदर डील कर रहे हैं सब्सटेंसेस को, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें हम इससे डील कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस एक क्रिस्टलीन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हैं, तो आप सब्सटेंसेस को अपने माइंड में रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है पॉली मींस मैनी, यानी कि डिफरेंस इन फॉर्म। सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन क्रिस्टलीन फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब स्टूडेंट्स आपके पास बुक में भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स मेंशन है, हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड को। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप फोकस करेंगे सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस, यानी कि स्टूडेंट्स इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास एक सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड क्यूबिक होता है इन स्ट्रक्चर, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, वो इम्प्योर है या उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है 10% लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन ले लेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिफरेंस है, यानी कि आपके पास एक सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन क्रिस्टलीन फॉर्म्स में। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ट्राइगोनल है एज कैल्साइट, वाइल ऑक्टाहेड्रल है एज एरागोनाइट। तो इसमें स्टूडेंट्स आप कैल्शियम कार्बोनेट की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास ट्राइगोनल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब एलोट्रोपी को डिस्कस करते हैं एंड स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस करते हैं कि आपके पास एलोट्रोपी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म में तो हम डील कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस के साथ, लेकिन एलोट्रोपी के अंदर हम डील कर रहे होते हैं एलिमेंट्स के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स द फिनोमेना इन विच वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलीन फॉर्म्स इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। आपके पास स्टूडेंट्स जो डायमंड होता है वो क्यूबिक होता है स्ट्रक्चर, वेयर एज जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन है वो एक एलिमेंट है जो कि स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है अपनी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो सल्फर है वो आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स प्लास्टिक सल्फर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स अपने 3 एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोपी एग्जिबिट कर रहे होते हैं, आपके पास टिन जैसे एलिमेंट है, आपके पास वो ग्रे टिन और वाइट टिन है, तो स्टूडेंट्स वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं उसकी। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमंड है उसका आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्यूबिक होता है, जबकि आपके पास स्टूडेंट्स जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ट्राई ऑक्सीजन और आपके पास डाई ऑक्सीजन, ये दोनों एलोट्रोप्स हैं फॉर दैट ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों का स्टूडेंट्स आपस में इंटर रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ ओजोन, कि आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ऑक्सीजन ओजोन के अंदर और ऑक्सीजन और ओजोन आपके पास इन रिटर्न ऑक्सीजन के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपको पता होगा अच्छी तरह के स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा होता है जिसके अंदर आपके पास ओजोन और ऑक्सीजन आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डिकम्पोजिशन हो रही होती है ओजोन की। देन स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर है, लाइक आई डिस्कस्ड, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर एंड एमोफस सल्फर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो जाती हैं सल्फर की। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टूडेंट्स क्या होता है, दो डिफरेंट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स के दरमियान स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके पास दो डिफरेंट क्रिस्टलीन सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उस टेम्परेचर से अबव या बिलो वो एक पर्टिकुलर अपनी जो क्रिस्टलीन फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म में भी एग्जिस्ट करता है और एलोट्रोपी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म की केस में बात करूंगी तो आपके पास जब एक सब्सटेंस अपनी दो क्रिस्टलीन फॉर्म्स के अंदर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर पॉलीमॉर्फ्स। देन स्टूडेंट्स एलोट्रोप्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपस में ट्रांजिशन टेम्परेचर के अंदर, यानी कि आपके पास दो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स सेम एलिमेंट के आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। लाइक स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर है, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टूडेंट्स आपके पास होता है 96 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स अबव 96 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 96 डिग्री सेल्सियस ये अपनी क्रिस्टलीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अबव 96 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर
कर रहा होता है, बिलो देन दैट ये अपनी रोम्बिक सिमेट्री में या रोम्बिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर 96 डिग्री से ज़्यादा मेंटेन करना है तो ये अपनी मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपने 96 डिग्री से कम पे मेंटेन करना है तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रोम्बिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने सामने। आपके पास स्टूडेंट्स जो टिन है, ग्रे टिन और वाइट टिन, वो आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन देयर ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल फॉर्म, और ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस। सल्फर स्टूडेंट्स अपनी मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये आपने स्टूडेंट्स अभी डिस्कस किया, और ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स, अब इसका जो केस होगा ये पॉलीमॉर्फिज्म का होगा, यानी कि एक पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस है, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहाइड्रल में इक्विलिब्रियम के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर एट 128.5 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स थॉरली हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, वो किन स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होता है, और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स को। थैंक यू।